और इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझाते हैं राज्यसभा में कैसे आता है, उसके बाद हम दोनों में फ़र्क में आएंगे। सो ए थर्ड वेरिएंट ऑफ पीआर दैट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इंडिया में क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एसटीवी इज फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शन। सो इंडिया में क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एवरी स्टेट हैज ए स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, हर एक स्टेट का एक कोटा है, ठीक है। जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि मान लिया गया कि राजस्थान से 20 आएंगे, बिहार से 14 आएंगे, ऐसे करके हर एक स्टेट से बांट दिया गया। द नंबर्स आर इलेक्टेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, है ना। तो नंबर्स, वो क्या मेंबर्स जो होते हैं, उसके सदस्य जो होते हैं, वो कैसे किन के द्वारा चुने जाते हैं, हमारे द्वारा नहीं, डायरेक्टली नहीं चुने जा रहे, आम जनता के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने जा रहे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने किसको चुना, हमने स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स को चुना, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुन रहे हैं। सो इट्स ए इनडायरेक्ट इलेक्शन। हम डायरेक्ट कहाँ कर रहे हैं, डायरेक्ट हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम डायरेक्ट चुन रहे हैं, लोकसभा में हम डायरेक्ट चुन रहे हैं, बट जब मैटर ऑफ कम टू द राज्यसभा तो हमारे जो स्टेट के मेंबर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो इनको चुन रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इलेक्शन हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। एंड द वोटर्स आर एमएलएस, है ना, एमएलएस इन दैट स्टेट। एवरी वोटर इज रिक्वायर्ड टू रैंक कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंस। तो हर एक वोटर जो होता है वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है, लाइक वहाँ पे ए बी सी डी 4 कैंडिडेट है और मिस्टर एक्स को वोट करना है, तो ये अपना वोटिंग देता है कि ए को फर्स्ट दिया, सी को इसने सेकंड प्रेफरेंस दिया, बी को इसने थर्ड प्रेफरेंस दिया, डी को इसने फोर्थ प्रेफरेंस दिया। मिस्टर वाई जब आए, मिस्टर वाई जो दूसरे वोटर हैं, ये एक एमएलए है, ये दूसरे एमएलए हैं, इन्होंने वोट किया तो इन्होंने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया, डी को इन्होंने थर्ड प्रेफरेंस दिया और बी को इन्होंने फोर्थ प्रेफरेंस। सो यहाँ प्रेफरेंसिंग हो रहा। हम जो फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, जब हम लोकसभा या स्टेट असेंबली विधानसभा की जो चुनाव करते हैं उसमें क्या जाता है, उसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें से हम एक को वोट देते हैं एंड रेस्ट उस सारे कैंडिडेट को जीरो हो गया, 1 एंड 0। यहाँ पे हम सबको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि ही इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ही इज़ माई सेकंड प्रायोरिटी, ही इज़ माई थर्ड प्रायोरिटी, ही इज़ फोर्थ प्रायोरिटी, ऐसे हम प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। टू बी डिक्लेयर्ड द विनर, तो इसमें इसका कैलकुलेशन क्या है, टू बी डिक्लेयर्ड ए विनर, आप इसमें जीतेंगे कैसे, विनर कैसे बनेंगे। द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट, इसमें कोटा ऑफ वोट जीतना होता है, कैसे, टोटल वोट्स पोल्ड, जितने वोट दिए गए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1। लाइक फॉर एग्जांपल कि किसी भी राजस्थान से सपोज दैट राज्यसभा के 4 मेंबर चुने जाने हैं, राज्यसभा के 4 मेंबर चुने जाने हैं एंड वहाँ 200 एमएलए हैं, तो 200 एमएलए, तो टोटल वोट्स पोल्ड कितने, 200 वोट यहाँ की पड़ेगी, है ना, 200 वोट यहाँ पे पड़ेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, यहाँ लिख रहा है ना 200, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल 200 एंड टोटल कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, 4 कैंडिडेट को चुनना है तो प्लस 1 लिखेगा। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप जस्ट समझ लीजिए एंड इस फॉर्मूले में आपको उसको फिट करना होगा कि 200 नीचे 4 चुने जाएंगे प्लस 1 एंड ओवरऑल इसमें फिर प्लस 1 आप करेंगे, तो दिस विल बिकम 200 बाई 5 प्लस 1, तो 200 बाई 5 कितना होता है दोस्तों, 40। सो दिस विल बिकम 40 प्लस 1, सो दिस मेक्स इट 41। सो ऐसे 200 लोगों ने अपना प्रेफरेंस दिया होगा, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने, मिस्टर जेड ने, तो ऐसे 200 लोगों ने अपना अपना प्रेफरेंसिंग दिया। तो 200 लोगों में से जो उसने प्रेफरेंसिंग दिया, जिस व्यक्ति को 41 मतलब 41 लोग या उससे ज़्यादा, 41 से उससे ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएंगे, वो बंदा जीत जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हो सकता है कि और भी कैंडिडेट्स हैं, तो सपोज दैट ए को भी हमें 4 जीतना है ना, और सपोज दैट आई जस्ट राइट इट है कि और भी कैंडिडेट खड़े हैं ई एफ, तो इसको 5, इसको 6, इसको 6, इसको 5 प्रेफरेंस दे दिया, तो यहाँ पे 6 कैंडिडेट खड़े हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और 200 लोगों ने वोट किया, तो होगा क्या कि जिस भी कैंडिडेट जिस को 40 से ज़्यादा मिल गए हैं, जिस व्यक्ति को इसमें 40 से ज़्यादा मिल गए, सपोज दैट ए को मिल गए, तो ए जीत गया। ए को फर्स्ट प्रेफरेंस नंबर यहाँ एक दिया और किसी ने दिया और किसी ने दिया, तो ए विल विन। नाउ सी को अगर मिले 40 से ज़्यादा नंबर 1, या फिर सॉरी बी को यहाँ दिख रहा हुआ, तो बी को अगर 40 से ज़्यादा मिले तो बी भी जीत जाएगा। अगर सी को मिले हैं 40 से ज़्यादा तो सी भी को जीतेगा। एफ को मिले हैं तो एफ भी जीत जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि 3 को मिले और चौथा व्यक्ति बन ही नहीं रहा,
कैलकुलेशन में कि 3 व्यक्ति को तो मिले 41, लेकिन चौथा व्यक्ति को 41 नहीं बनना। तो अगर जब चौथा कोई व्यक्ति 41 नहीं बनेगा, सपोज दैट व्हाट विल हैपन इन दैट केस, कि जब अगर कोई फोर्थ व्यक्ति नहीं बनेगा तो व्हाट देन जो बंदा जिसको सबसे कम मिले होंगे, 3 तो जीत गए, ए बी सी तो जीत गए, अब डी ई एफ में से हमें निकालना है, चौथा कोई बन नहीं रहा जिसका 41 है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ई का जो है उसको सबसे कम वोट मिले हैं, उसका प्रायोरिटी 1 जो रेफरेंस 1 है उसका मिनिमम है, उसको बहुत सबसे कम लोगों ने में, तो इसके वोट्स को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अगेन अंडरस्टैंड, ई को क्या है, ई को ध्यान से समझना दोस्तों, ई को सबसे कम नंबर 1 वोट मिले हैं, एक नंबर पे उसकी प्रेफरेंस जो है सबसे कम मिले, 3 हम चुन लिए हैं, एक हमें और निकालना है, तो अब कोई 41 हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, ई के वोट को हम डिसबैंड कर देंगे, क्योंकि ई को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस के नंबर मिले। अब ई को हम डिसॉल्व कर देंगे, ई को जो नंबर 2 जिसको मिला है, ई में जिसने नंबर 2 मिला होगा, तो डी को मिला होगा, एफ को मिला होगा, ए बी सी को मिला होगा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, डी और एफ को मिला होगा तो उससे हमें मतलब है, क्योंकि इन दोनों में से निकालना है, ई तो बाहर हो गया रेस से, अब इन दोनों में से एक नहीं, तो इसको अब जितने इसको मिले हैं नंबर 2 और जितने इसको नंबर 2 मिले हैं उसको काउंट किया जाएगा, उसको नंबर 1 समझ जाए, और वो प्रेफरेंस नंबर 2 वो विल बिकम, अगर इसको ऐड करने के बाद पहले इनका 41 हो जाता है या इनका 41 हो जाता है, जिसका भी 41 हो जाता है, सपोज दैट नंबर 2 इसको 50 नंबर 2 इसको ज़्यादा मिले और इसको जोड़ने से इनके 41 हो जाते हैं। पहले कुछ इनके खुद के फर्स्ट प्रेफरेंस में सपोज दैट 31 थे, इनके खुद के फर्स्ट प्रेफरेंस में 31 थे, और बाद में जब इसके ई के जब जोड़े, जब सेकंड प्रेफरेंस वाले सीट जोड़े गए तो इसमें सपोज दैट यहाँ पे 10 बन जाते हैं, तो ये व्यक्ति का 41 हो गया। नाउ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसका सपोज दैट इसका अपना 32 था, लेकिन इसका सेकंड प्रेफरेंस सिर्फ 8 ही बना, तो ये व्यक्ति 40 पे ही रह गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि डी जो था, डी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस 32 था, लेकिन वो हार गया। 32 लोगों ने बोला था कि डी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है जीतने के लिए, लेकिन वो हार गया। 31 लोगों ने एफ को बोला था कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जीतने के लिए, लेकिन वो जीत गया, क्योंकि नंबर 2 प्रेफरेंस 32 पूरे हुए ना, 31 पूरे, 41 काउंट हो नहीं रहा था, और जब ये काउंट नहीं हुआ तो डिसॉल्व किया गया ई के वोट्स को, क्योंकि ई को बहुत कम वोट मिले थे, और ई के जब वोट नहीं हुए तो उनके जो सेकंड प्रेफरेंस में थे उसमें एफ ज़्यादा निकल गया और एफ जीत गया। सो दिस इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम दोनों एफ पी टी पी एंड पी आर सिस्टम के थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सेंचुरी, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट, राज्य उसको स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट में बांट दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी या हम जिले में बोल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से उनको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसमें क्या है, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया इज डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं। द इंटायर कंट्री में भी वन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो, पूरा देश एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी इसमें हो सकता है, लाइक व्हेन वी कम टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, एक प्रतिनिधि। मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव्स में भी इलेक्टेड फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना सर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जो वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कितने चुने जाने हैं, तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वोट्स फॉर कैंडिडेट, जो वोटर्स है वो कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, यहाँ पे वोटर्स जो है वो पार्टी के लिए वोट करते हैं, कैंडिडेट के लिए नहीं, पार्टी के लिए वोट करते हैं। ए पार्टी मे गेट मोर सीट्स दैन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, जितने उसको परसेंटेज ऑफ वोट्स आए उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज वो सीट्स ला सकता है, बट यहाँ पे एवरी पार्टी गेट सीट्स इन लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट, जितने परसेंटेज उसको वोट मिले हैं उतने ही परसेंट उसका रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी को वोट मिला, पार्टी को अगर 45% वोट मिली है तो उनको 45% सीट ही उनको दी जाएगी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे वोट 45% मिले, लेकिन हो सकता है कि सीट उसको 70% मिल जाए। ए कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी, यहाँ पे जो बंदा जीत रहा हो उसको 50% से ज़्यादा वोट आए ऐसा जरूरी नहीं है, और आता ही नहीं है मोस्टली, मतलब कभी कभार आता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में जो विनर होता है उसको 50% से कम वोट आते हैं। यहाँ कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स द मेजोरिटी ऑफ द वोट, यहाँ जो कैंडिडेट जीतेगा उसको मेजोरिटी वोट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि द कैलकुलेशन इज लाइक दैट। यहाँ इंडिया, यूके, इंग्लैंड में ऐसा माना जाता है, ऐसा सिस्टम फॉलो किया
जाता है। इजराइल, नीदरलैंड्स में ऐसा सिस्टम फॉलो किया जाता है। नाउ व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम, है ना। अब ये एक सही सवाल है कि भारत को जब दोनों चीज़ पता था तो भारत ने ये वाला सिस्टम ही क्यों चुना। द आंसर इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेस। ऐसा अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हो, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा कि हम भारत ने ऐसा क्यों चुना है। भारत के चुनने का पीछे यू हैव द केयर एक्सप्लेनिंग द राज्यसभा इलेक्शन यू शुड हैव नोटिस्ड दैट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो पहला तो यार ये जो सिस्टम है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। जब इसका आपका कैलकुलेशन में आपको समझा रहा होगा तभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो ये एक छोटे से कंट्री में तो ये काम कर सकता है, बट भारत जैसे बड़े सब कॉन्टिनेंटल कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे एक महाद्वीप जैसे कंट्री में ये नहीं हो पॉसिबल है, ये मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। बिकॉज पहली बात तो आप ये समझिए कि पॉपुलरिटी एंड सक्सेस ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। तो ये सिंपल सा है। एएफटीपी में आपको सिंपल से बता रहे हैं, हमको जाना है 10 कैंडिडेट है, एक को वोट देंगे, जो वोट देगा हमें पता चल जाएगा मेरा वाला जीत गया या हार गया, बस दैट्स ऑल। जीत है या हार है, खत्म, या तो 1 है या 0 है। सो द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ही साधारण है टू अंडरस्टैंड। इवन द कॉमन वोटर्स इंडिया में, जैसे आज़ादी के बाद भारत में तो और भी कम ये था, हमारी जागरूकता और लिटरेसी और भी बहुत कम थी। तो यहाँ पे आम आदमी को भी बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ सकता है कि भाई बस जिसको वोट दिया अगर ज़्यादा आया तो वो जीत गया। सो जिसको ज़्यादा समझ नहीं है पॉलिटिक्स की, चुनाव की, वो भी समझ सकता है। ऑल्सो देर इज़ ए क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे भी वोटर्स को क्लियर चॉइस पता है। वोटर्स हैव टू सिंपली एंडोर्स ए कैंडिडेट और ए पार्टी वाइल वोटिंग। तो या तो आप जब वोट करने जा रहे हैं तो या तो आप पार्टी को देखेंगे कि हाँ मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, उस पार्टी का कैंडिडेट है उसको वोट दे दिए, या अगर मैं कैंडिडेट पसंद है कि भाई मैं पार्टी लाइन्स पे नहीं बट मुझे ये कैंडिडेट पसंद है मैं उसको वोट कर दिया, कहानी खत्म। बट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स वोटर में इधर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द पार्टी या कैंडिडेट, या बैलेंस कर सकते हैं कि हाँ पार्टी के लिए प्रेफरेंस या फिर हम कभी कभी ऐसा बैलेंसिंग भी करते हैं कि यार नहीं नहीं ये पार्टी तो अच्छी पार्टी है और इस पार्टी का एक कैंडिडेट ठीक ठाक है। कहीं देखते नहीं ये पार्टी तो बहुत अच्छी है, अच्छा है, बट कैंडिडेट बहुत बुरा है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो यू कैन चूज इधर द ऑन द पार्टी बेसिस, इधर यू कैन चूज ऑन द डायरेक्टली ऑन द कैंडिडेट्स प्रोफाइल, और यू कैन बैलेंस द बोथ एंड देन यू चूज। So the AFTP system offers voters a choice not simply between parties but specific candidates। यहाँ पार्टी से सिर्फ आपको लॉयल होने की जरूरत नहीं, आपको एक सही कैंडिडेट भी चुनने की, मतलब आपके पास मौका है कि आप सही कैंडिडेट को भी चुन सकते हैं। इन अदर इलेक्ट्रल सिस्टम स्पेशली पीआर सिस्टम में क्या है, वोटर आर ऑफन आस्क्ड टू चूज ए पार्टी। वहाँ तो आपको पार्टी को वोट करना और पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठाएगी, है ना। सो एज ए लिस्ट देयर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वन लोकेलिटी। सो देर इज़ नो वन रिप्रेजेंट, कोई एक प्रतिनिधित्व नहीं है जो पूरे क्षेत्र की प्रतिनिधित्व कर रहा है वो। इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम लाइक एफटीपी द वोटर्स नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इज। यहाँ पे आपको पता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आपके लोकेलिटी का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, क्योंकि आपने पूरे कंट्री के लिए 45% वोट दे दिया किसी एक पार्टी को और 45% सीट आ गए। बट यहाँ पता है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं वहाँ पे ये व्यक्ति जीत कर आया और आप उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं। हिम और हम, हर यू कैन मेक अकाउंटेबल कि मैंने आपको चुन के भेजा ना, वो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे लिए सही प्रतिनिधित्व करना। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ सोचा गया कि द मेकर्स ऑल्सो फेल्ट, में हमारे संविधान निर्माताओं ने यह भी सोचा कि पीआर बेस्ड सिस्टम मे नॉट बी सुटेबल फॉर गिविंग स्टेबल गवर्नमेंट, है ना। पीआर इसमें इन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहाँ पे ये सुटेबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है एग्जैक्टली डिटेल में हम आगे अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर ही एग्जीक्यूटिव है उसमें जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बट दिस सिस्टम रिक्वायर्स दैट द एग्जीक्यूटिव हैज़ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर एक एग्जीक्यूटिव होती है और वो पार्लियामेंट हेड होता है, पार्लियामेंट हेड है, उसके अंडर उसकी एक पार्ट एग्जीक्यूटिव होती है एंड एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर का मेजॉरिटी एंजॉय करना होता है। सो पीआर सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस ए क्लियर मेजोरिटी। पीआर सिस्टम में क्लियर मेजोरिटी नहीं हो सकती कि यहाँ तो उसी बंदे की सरकार बनेगी, उसी पार्टी की सरकार बनेगी या ग्रुप ऑफ पार्टीज की सरकार बनेगी जब उसको 543 सीट से लोकसभा में तो उसको 273 लाना ही लाना है, 50% +1 से आपको एक्स्ट्रा लाना ही लाना है, तभी आप करने बनेंगे 273 में। बट उसमें क्या है कि अगर 543 और आपने सिर्फ आपकी 40% आए, किसी पार्टी को 30% आए,
तो जो पार्टी, जो विनिंग पार्टी, जो लीडिंग पार्टी है, उसकी 40% ही सीट है, उसको 50 से ऊपर नहीं जा रहा है उसका सीट। बट फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम में किसी एक गुट को, एक पार्टी को या एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज को 50% से ज़्यादा सीट रहेगी, क्लियर मेजोरिटी रहेगा। So this system, the FTP system, make it possible for parliamentary government to function smoothly। इसलिए सरकार स्मूथली एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्मूथली सरकार रन कर सकते हैं इफेक्टिवली बाई फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ बन सकता है इस सिस्टम में। फाइनली द FPTP सिस्टम इनकरेज वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर। ये डिफरेंट जो सामाजिक ग्रुप है उससे एक साथ आने का भी मौका देता है टू विन इलेक्शन इन ए लोकेलिटी, है ना। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया ये PR सिस्टम वुड इनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड पार्टी। तो इंडिया में क्या है कि अगर इतने बड़े कंट्री में अगर हम PR सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई कम्युनिटी होगी, इनकरेज ईच कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी को अपना एक नेशन वाइड एक पार्टी बना लेंगी। बट ये जो है FPTP सिस्टम, इट इनकरेज वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के पार्टी टुगेदर आके इलेक्शन जीत सकते हैं। क्योंकि जो पार्टी है हर एक जगह पे आपको देखना होगा एक ही पार्टी है, लेकिन उसको पैन इंडिया प्रेजेंस देना, तो हर एक क्षेत्र में कि बिहार की जनता को इस तरीके के वो लोगों के वोट चाहिए तो वहाँ वो ऐसे कैंडिडेट खड़ा करेगी। जम्मू कश्मीर में वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे कैंडिडेट खड़ेगी, महाराष्ट्र में वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे वोट करेगी। तो आपका जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स होंगे वो डिफरेंट लोकेलिटी के बेसिस पे उनका कैंडिडेट सिलेक्शन होगा। बट अगर आप PR बेस्ड पे है तो भाई मेरे को अपना 25% मैं बिहार साइड से अपना खड़ा कर दिया, उधर से 25% वो वोट लाऊंगा और मेरी पूरी पार्टी ही उस टाइप की सिर्फ उसी क्षेत्र के लोगों से उसी मानसिकता के लोगों को मैं बना सकता हूँ अपना वहाँ पे मेंबर। सो दिस में ऑल्सो हैव बीन ए बैक ऑफ द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ये भी शायद हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में रहा होगा। द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्म्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। जो AFTP, so the experience of the AFTP system has proved to be simple and familiar to ordinary voters। ये काफ़ी सिंपल है और फेमिलियर है ऑर्डिनरी वोटर्स के लिए। इट हैज़ हेल्प लार्जर पार्टीज टू विन क्लियर मेजोरिटीज। लार्जर पार्टी आराम से मेजोरिटी जीतती है सेंटर एंड स्टेट लेवल पे। द सिस्टम एंड ऑल्सो डिस्करेज्ड पॉलिटिकल पार्टीज दैट गेट ऑल देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट और कम्युनिटी। ये ऐसा इंश्योर करती है कि जो पार्टी है, डिस्करेज करती है कि जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, वो सिर्फ एक कास्ट या कम्युनिटी से वोट नहीं लेगी, क्योंकि फिर उसका पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं होगा, उसको 50% से वोट आने में दिक्कत होगी। सो नॉर्मली द वर्किंग ऑफ AFTP सिस्टम रिजल्ट्स इन टू पार्टी सिस्टम। यहाँ जनरली ऐसे में टू पार्टी सिस्टम होता है। दिस मीन्स दैट देयर आर टू मेजर कॉम्पिटिटर्स फॉर द पावर। यहाँ ऐसे में जनरली दो मेजर पावर कॉम्पिटिटर होते हैं एंड पावर इज ऑफन शेयर्ड बाई दिस टू पार्टीज ऑल्टरनेटली। सो दो बड़ी पार्टियां जनरली फॉर्म हो जाती है और वो चुनाव में लड़ते हैं और उन दोनों के बीच में जनरली कंपटीशन होता है और उनमें से एक ऑल्टरनेटली पावर में आते रहते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर न्यू पार्टीज और थर्ड पार्टी टू इंटर द कंपटीशन एंड शेयर पावर। सो जो नई पार्टियां होती हैं उसको कंपटीशन में आने में और पावर शेयर करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। इन दिस रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ AFTP इन इंडिया इज स्लाइटली डिफरेंट। हाउएवर ये जनरल ट्रेंड है AFTP सिस्टम का, इंडिया में थोड़ा सा इसका डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस दो वी अडॉप्टेड AFTP सिस्टम, जबकि हमारे देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चुना गया, देयर इमर्ज्ड वन पार्टी डोमिनेंस। हमारे यहाँ एक पार्टी का ही डोमिनेंस बहुत सालों तक रहा, दैट यू ऑल नो। कांग्रेस पार्टी बहुत सालों तक राज की। अलॉन्ग विथ इट देयर एग्जिस्टेड मेनी स्मॉलर पार्टीज, और उसके साथ बहुत सारी पार्टियां थी। इन 1989 इंडिया इज विटनेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन। सो 1989 के बाद से आफ्टर 9 इंडिया में जनरली मल्टी पार्टी कोलिशंस बने हैं, ठीक है। बट ये बुक शायद 2014 से पहले लिखा गया। 2014 के पहले कोलिशन गवर्नमेंट नहीं, मतलब 2014 के पहले सारी गवर्नमेंट जनरली कोलिशन गवर्नमेंट थी। बट 2014 के बाद जनरली दो इट वाज ए कोलिशन गवर्नमेंट ओनली, टेक्निकली इट वाज ए कोलिशन गवर्नमेंट बट BJP इटसेल्फ वन पार्टी हैड वोन मोर देन 273, तो टेक्निकली वो बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के अपनी सरकार चला सकती थी। बट अगेन 2024 के रिजल्ट आने के बाद हम देख रहे हैं इट्स अगेन ए कोलिशन गवर्नमेंट। So at the same time gradually in many states a two party competition is emerging, और at the same time बहुत सारे राज्यों में दो पार्टियों के बीच में भी आपस में कंपटीशन चल रहा है। जैसे यूपी में बहुत दिनों तक SP BSP में कंपटीशन चलता रहा, तमिलनाडु में इट्स DMK वर्सेस AIADMK, बिहार में JDU एंड
सॉरी आरजेडी के बीच में टफ कॉम्पिटिशन है, बट वहाँ अदर भी पार्टीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी। बट बहुत सारे स्टेट में ऐसा हमने देखा है कि टू पार्टी सिस्टम चल रहा है, टू पार्टीज में आपस में कॉम्पिटिशन है। बट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम इज दैट द राइज ऑफ कोलिशन हैज मेड इट पॉसिबल फॉर न्यू एंड स्मॉलर पार्टीज टू इंटर इनटू इलेक्टोरल कंपटीशन इन स्पाइट ऑफ द एफटीपी सिस्टम। तो जब चूंकि दो इसमें एफपीटीपी सिस्टम फॉलो किया जा रहा, बट ये सिस्टम है कोलिशन गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम है, इससे बहुत सारी हम देख रहे हैं कि नए और छोटी छोटी पार्टियां भी चुनावी कंपटीशन में मैदान में कूद रही हैं।